अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज़ वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है क़याम पाकिस्तान की कहानी, हिस्सा सोम। आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम 1931 से लेकर 1940 तक के जो अहम वाक़यात हैं उनके हवाले से जो है मुख्तलिफ MCQs के ऊपर जो है बात करेंगे। आप देख रखे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज़ वड़ैच। आप इस चैनल के ज़रिए जो है पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन और पॉलिटिकल साइंस से रेलिवेंट दीगर बहुत सारे जो अहम मौज़ूआत हैं उनके ऊपर जो है इस चैनल की वसातत से जो है मुख्तलिफ वीडियोस जो है वो देखते रहते हैं। और इसके अलावा जो है डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल के अंदर जो है आपको आपके इंटरटेनमेंट के लिए भी जो है छोटे मोटे क्लिप्स जो हैं या आपके अदबी ज़ौक़ को मद्देनज़र रखते हुए जो है जो शार्ट वीडियोस हैं उनमें शायराना टच भी इसको दिया जा रखा है। उम्मीद है आपको हमारी ये कावश जो है, हमारा ये स्टाइल जो है पसंद आता होगा। अगर आप इस सिलसिले में को अपनी राय देना चाहते हैं तो हम उसके मुंतज़र रहेंगे और उसको वेलकम कहेंगे। आइए इस वीडियो का बाकायदा तौर पे आगाज़ करते हैं। पाकिस्तान की कहानी, हिस्सा सोम, फ्राम 1931 टू 1940। तो इस वीडियो के अंदर जो है 1931 और 1940 के दरमियान होने वाले जो मुख्तलिफ वाक़यात हैं उनसे वाबस्ता मुख्तलिफ MCQs को शामिल किया गया है। लेकिन इस वीडियो के अंदर जो है कुछ ऐसे MCQs भी आपको मिलेंगे जिनका तल्लुक़ 1930 से पहले के मामलात के साथ है या फिर 1940 के बाद के हालात के साथ है। तो ज़रूरत के तहत जो है मुख्तलिफ ऐसे MCQs भी शामिल किए गए हैं जो इस इरा से बाहर जो है उनका तल्लुक़ है। आइए इसका बाकायदा तौर पे आगाज़ करते हैं। लॉर्ड लिनलिथगो को हिंदुस्तान का वाइसराय कब बनाया गया? पहला हमारा क्वेश्चन है, लॉर्ड लिनलिथगो को हिंदुस्तान का वाइसराय कब बनाया गया, या फिर लॉर्ड लिनलिथगो जो हैं वो कब से लेकर कब तक हिंदुस्तान के वाइसराय रहे? तो इसका दुरुस्त जवाब है, लॉर्ड लिनलिथगो जो हैं वो 1936 में 1936 को हिंदुस्तान के वाइसराय बनकर आए और 1943 तक 1943 तक जो है वो हिंदुस्तान के वाइसराय रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका दुरुस्त जवाब है, लॉर्ड लिनलिथगो जो हैं वो 1936 में हिंदुस्तान के वाइसराय बने और 1943 तक जो है वो वाइसराय के तौर पर हिंदुस्तान में फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, लॉर्ड वेवल कब से कब तक बरतानवी हिंद के वाइसराय रहे? लॉर्ड लिनलिथगो के बाद जो है लॉर्ड वेवल जो हैं वो हिंदुस्तान के वाइसराय बनकर आए थे। तो आपने बताना ये है कि वो कब से लेकर कब तक हिंदुस्तान के वाइसराय रहे। लॉर्ड वेवल जो हैं वो 1943 में हिंदुस्तान के वाइसराय बने और 1947 तक जो है वो इस ओहदे पर फाइज रहे। तो 1943 से लेकर 1947 तक कमोबेश 4 साल का दौरानिया बनता है, 4 साढ़े 4 साल का, जब वो हिंदुस्तान के वाइसराय रखे हैं। ये सेकंड लास्ट थे, उसके बाद फिर हिंदुस्तान के आखिरी वाइसराय की बात भी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, बरतानवी हिंद के उस वाइसराय का नाम बताएं जो आज़ादी के बाद भी भारत का गवर्नर जनरल रहा। तो डियर स्टूडेंट्स, वाइसराय जो है बेसिकली जो वो हिंदुस्तान था जिसके ऊपर बरतानिया का कब्ज़ा था और बरतानिया की तरफ से जो है हिंदुस्तान के ऊपर जिस आला ओहदेदार को फैज़ किया जाता था, जिसको बरतानवी हिंद का सरबराह मुकर्रर किया जाता था, उसके लिए गवर्नर जनरल की टर्म या फिर वाइसराय की टर्म इस्तेमाल की जाती थी। लेकिन 14 अगस्त 1947 को जब हिंदुस्तान का तकसीम का अमल में आया और उसके नतीजे में 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान कायम हुआ और 15 अगस्त 1947 को जो है भारत के नाम से एक नई रियासत कायम हुई। तो आपने बताना ये है कि जब भारत आज़ाद हो गया था, एक ख़ुद मुख्तार रियासत का उसको स्टेटस मिल गया था, तो उसके बाद भी जो है एक ऐसा शख्स भारत का पहला गवर्नर जनरल बना जो कि बरतानवी हिंद के अंदर जो है वाइसराय रह चुका था। तो आपने उस वाइसराय का नाम बताना है जो भारत की आज़ादी हासिल करने के बाद भी वो भारत का जो है वो गवर्नर जनरल रहा। तो डियर स्टूडेंट्स, दोबारा देखिएगा, बरतानवी हिंद के उस वाइसराय का नाम बताइए जो आज़ादी के बाद भी भारत का गवर्नर जनरल रहा। तो उसका नाम है लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो हिंदुस्तान का आखिरी वाइसराय भी है, लॉर्ड माउंटबेटन। और जब 1947 को 14 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान तकसीम हुआ और फिर वो भारत का जो है जो कि एक ख़ुद मुख्तार रियासत का दर्जा हासिल कर चुका था, उसका वाइसराय भी बना। तो 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक जो है लॉर्ड माउंटबेटन जो है
वो हिंदुस्तान का भारत का जो है वो पहला गवर्नर जनरल भी मुकर्रर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तकसीम हिंद के वक्त शहनशाह हिंद कौन था? जब हिंदुस्तान की तकसीम अमल में आई और उसके नतीजे में पाकिस्तान और भारत के नाम से नई रियासतें वजूद में आई, तो उस वक्त जो है शहनशाह हिंद के ओहदे पर जो है कौन फैज़ था? बरतानिया में सरबराह रियासत के फ़रज़ कौन सर अंजाम दे रहा था? तो उसका दुरुस्त जवाब है जॉर्ज चेशम। और जॉर्ज चेशम जो है ये 1936 में बरसरे इक़्तिदार आए और 1952 तक जो है ये बरसरे इक़्तिदार रहे। तो जॉर्ज चेशम 1936 से लेकर 1952 तक जो है बरतानवी शहनशाह के तौर पर फ़रज़ जो हैं वो सर अंजाम देते रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का 27वां सालाना इजलास किस शहर में मुनक्कद हुआ? आपने बताना ये है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का 27वां 27th जो उनका एनुअल सेशन था वो किस शहर में मुनक्कद हुआ और उसकी ख़ास अहमियत क्या है? तो डियर स्टूडेंट्स, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो 27वां सालाना इजलास है वो लाहौर में मुनक्कद हुआ था। दोबारा देख लीजिएगा, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का 27वां सालाना इजलास लाहौर में मुनक्कद हुआ। और इस इजलास की ख़ास बात ये थी कि इस इजलास के अंदर जो है करारदाद लाहौर जो है मंजूर की गई थी, जिसको बाद में जो है करारदाद पाकिस्तान का नाम दिया गया था। तो करारदाद पाकिस्तान ये थी कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने 23 मार्च 1940 को एक करारदाद मंजूर की, जिसमें उन्होंने मुतालबा किया था कि हिंदुस्तान को तकसीम किया जाए और पाकिस्तान का क़याम जो है वो अमल में लाया जाए। तो इस तरह जो है इस इजलास को जो है बड़ी खुसूसी अहमियत हासिल है और यही वो दिन है जो अभी चंद दिनों के बाद यहाँ आने वाला है। और उस दिन जो है हिंदुस्तान के मुसलमानों ने इस नतीजे पर जो है वो पहुँच चुके थे कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के मसाइल का वाहिद हल ये है कि उनको एक अलग रियासत दे दी जाए जहाँ वो अपने मामलात को ख़ुद चला सकें, सियासी, मुआशी और मशरती और मजहबी मामलात जो हैं वो अपने मामलात को ख़ुद चला सकें। क्योंकि वो समझते थे कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान के अंदर जो है हिंदू गलबा जो है, हिंदू अक्सरियत जो है उसके होते हुए मुसलमान जो हैं ना तो उनका मज़हब महफूज हो सकता है, ना उनके मुआशी मफादात महफूज हो सकते हैं, ना ही उनके सियासी मफादात महफूज हो सकते हैं। तो लिहाजा बेहतर ये है कि वो हिंदुस्तान से अलग हो जाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डियर स्टूडेंट्स, 1984 में कायम होने वाली उस फलाही तंजीम का नाम बताएं जिसके इजलासों में अल्लामा इकबाल अपनी नज़में पढ़कर सुनाया करते थे। आपने उस फलाही तंजीम का नाम बताना है जो 1984 में कायम हुई थी और उसके इजलासों में जो है अल्लामा इकबाल जो हैं वो अपनी नज़में पढ़कर सुनाया करते थे। तो उस तंजीम का आपने फलाही तंजीम का नाम बताना है। डियर स्टूडेंट्स, उस फलाही तंजीम का नाम है अंजुमन हमायत इस्लाम। उस फलाही तंजीम का नाम है अंजुमन हमायत इस्लाम और अंजुमन हमायत इस्लाम जो है ये 1884 में जो है अमल के इसका क़याम अमल में आया था। और इसके इजलासों के अंदर जो है इसके इजलासों में जो है अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जो हैं अपनी नज़में पढ़कर जो है वो सुनाया करते थे। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, 1933 में अल्लामा इकबाल ने स्पेन की किस मस्जिद में अजान दी और नमाज भी पढ़ी? तो डियर स्टूडेंट्स, आपने बताना ये है कि 1933 में जो है डियर स्टूडेंट 1933 के अंदर जो है 1930 में अल्लामा इकबाल ने खुतबा इलाहाबाद दिया था। फिर 1931 के अंदर जो है जो दूसरी गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई, उस वक्त जो है अल्लामा इकबाल जो थे वो बरतानिया तशरीफ़ ले गए थे। फिर 1932 में दूसरी गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में उन्होंने शिरकत की और उसके बाद जो है वो स्पेन गए थे और स्पेन में जाकर जो है उन्होंने एक मस्जिद के अंदर जो है अजान भी दी और नमाज़ पढ़ी। आपने उस मस्जिद का नाम बताना है। डियर स्टूडेंट्स, उस मस्जिद का नाम है मस्जिद करतबा। तो मस्जिद करतबा के अंदर जो है उन्होंने ना सिर्फ अजान दी बल्कि नमाज भी पढ़ी। तो इस तरह जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डियर स्टूडेंट्स, अल्लामा इकबाल को सर का ख़िताब कब और किसने दिया? अल्लामा इकबाल को सर का ख़िताब कब और किसने दिया था ये आपने बताना है। ये हमारा क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट्स, अल्लामा इकबाल को सर का ख़िताब जो है 1923 में हुकूमत बरतानिया ने दिया था। अल्लामा इकबाल जो हैं उनको सर का ख़िताब बरतानवी हुकूमत की तरफ से दिया गया था और कब दिया गया? तो इसका दुरुस्त जवाब है 1923 में और हुकूमत बरतानिया की तरफ से जो है उन्हें सर का ख़िताब दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डियर स्टूडेंट्स, अल्लामा इकबाल का रूहानी उस्ताद किसे कहा जाता है? अल्लामा इकबाल का रूहानी उस्ताद किसे कहा जाता है? तो इसका दुरुस्त जवाब है मौलाना रूमी को। मौलाना रूमी जो हैं उन्हें अल्लामा इकबाल का रूहानी उस्ताद जो है वो कहा जाता है।
डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना किस मुस्लिम लीगी रहनुमा की वफ़ात पर फूट फूट कर रोए थे। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो कौन सा मौका था कि जब एक मुस्लिम लीग के इंतहाई अहम कारकुन, इंतहाई अहम रुकन और क़ायद आज़म के बहुत करीबी रफ़ीक जो थे, बहुत काबिल एतमाद रफ़ीक थे, जब उनका इंतकाल हुआ तो क़ायद आज़म जो थे उनके जज्बात का बंधन टूट गया और वो जो है वो फूट फूट कर रोए। बड़े उन्होंने जो है दुख और रंज का इजहार किया। तो आपने उन शख्सियत का नाम बताना है जिसकी वफ़ात के वक्त जो है क़ायद आज़म बहुत रंजीदा हुए थे और वो फूट फूट कर रोए थे। नेक्स्ट हमारे पास इस सवाल का जवाब है मौलाना शौकत अली की वफ़ात पर क़ायद आज़म जो है उन्होंने इस तरह जो है वो दुख का इजहार किया था। और मौलाना शौकत अली जो हैं उनकी जो वफ़ात है वो 26 नवंबर 1938 को हुई थी। 26 नवंबर 1938 को जो है मौलाना शौकत अली का इंतकाल हुआ और उनकी वफ़ात के ऊपर जो है क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं उन्होंने गहरे दुख और रंज का जो है इजहार किया था और वो फूट फूट कर रोए थे। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के बारे में है। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी सियासी ज़िंदगी का आगाज़ कब किया। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं जो पाकिस्तान के बानी हैं, बाबा कौम भी उनको कहा जाता है और उनकी कोशिशों से जो है हिंदुस्तान तकसीम हुआ। तो आपने बताना यह है कि उन्होंने अपनी सियासी ज़िंदगी का आगाज़ जो है वो कब किया था। तो उसका दुरुस्त जवाब हमारे पास है दिसंबर 1904 में। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सियासी ज़िंदगी का जो आगाज़ है वो दिसंबर 1904 में किया था। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस इजलास में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आया उस इजलास की सदारत किसने की थी। तो आपने बताना ये है कि 1906 में जो है 30 दिसंबर 1906 को जो है जब ढाका में जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का इजलास, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आया था। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के क़याम के लिए जो इजलास बुलाया गया था मुख्तलिफ मुसलमान रहनुमाओं का, तो उस इजलास की सदारत जो है किस शख्सियत ने की थी। तो ये आपने बताना है। इसका दुरुस्त जवाब है इस इजलास की जो सदारत है नवाब फ़ख़रुल मुल्क ने की थी। नवाब फ़ख़रुल मुल्क जो हैं उनने उस इजलास की सदारत की जिसके अंदर जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के क़याम का फ़ैसला हुआ था। तो दुरुस्त जवाब है नवाब फ़ख़रुल मुल्क। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के अलावा क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह और किस सियासी जमात के अहम रुकन थे। डियर स्टूडेंट, मैं थोड़ी सी इसको बैकग्राउंड के तौर पे आपको बता देना चाहता हूँ कि क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो 1906 में जो है 1906 में वो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के मेंबर बने थे और फिर 1913 में जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के भी मेंबर बन गए थे। तो 1906 में वो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के मेंबर बने और 1906 में वो 1913 में जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के मेंबर बने और फिर 1913 से लेकर जो है आगे 1920 तक जो है क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के भी रुकन रहे और ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के भी रुकन रहे। उस वक्त हिंदुस्तान की सियासत के अंदर जो है जो सियासी जमातों का जो स्ट्रक्चर था उसकी नोयत ये थी कि एक शख्स जो है वो एट ए टाइम जो है वो दो सियासी जमातों की मेंबरशिप रख सकता था और उसके लिए कोई उसको ज़्यादा मसाइल का सामना नहीं करना पड़ता था। तो क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं उन्हें 1920 में जो है ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस से जो है वो रिज़ाइन दे दिया था, उससे अलहदगी इख्तियार कर ली थी। इस तरह जो है क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो कमोबेश 7 साल जो हैं वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के साथ साथ ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के मेंबर भी रहे। इस दौरान जो है क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को इसलिए भी कुछ ज़्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा था क्योंकि ये वो दौर था जिस दौर में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद जो है वो बड़ा जो है करीब हो गया था और ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है उसके जो मंशूर है उसके जो मफादात थे उसमें भी बहुत ज़्यादा जो है यकसानियत नज़र आती थी। और 1916 में जो है जब लखनऊ पैक्ट हुआ तो उस मौके के ऊपर जो है हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद अपने अरूज के ऊपर था
چونکہ دونوں سیاسی جماعتوں کے نظریات میں اس وقت جو ہے کوئی خاص فرق نہیں رہا تھا. دونوں سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ رواداری کا مظاہرہ بھی کر رہی تھیں اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر جو ہے وہ اپنی جد و جہد کا آغاز کرنا چاہتی تھیں. اس لیے جو ہے قائد اعظم کو جو ہے اس والے سے کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا کہ انہوں نے ایٹ اے ٹائم جو ہے دو سیاسی جماعتوں کی رکنیت جو ہے وہ تقریباً 7 سال رکھی ہے. لیکن اس کے کچھ عرصہ بعد جو ہے جب آل انڈیا نیشنل کانگریس جو ہے اس کے رویے میں تبدیلی پیدا ہوگی تو پھر انہوں نے 1920 میں جو ہے اس سے علیحدگی اختیار کر لی تھی. لیکن ڈیئر اسٹوڈنٹ ہمارا جو اصل کویشچن ہے وہ کچھ اور ہے. یہ اس کی میں بیک گراؤنڈ آپ کو بتا رہا تھا کہ قائد اعظم آل انڈیا مسلم لیگ کے بھی ممبر تھے اور قائد اعظم جو ہیں وہ آل انڈیا مسلم لیگ کے ساتھ ساتھ آل انڈیا نیشنل کانگریس کے بھی ممبر تھے. ان دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کے علاوہ قائد اعظم ایک اور بھی اہم سیاسی جماعت کے ممبر رہے ہیں. تو آپ نے اس سیاسی جماعت کا نام بتانا ہے. اس سیاسی جماعت کا نام ہے آل انڈیا ہوم رول. آل انڈیا ہوم رول لیگ جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں اس سیاسی جماعت کے بھی ممبر رہے ہیں. تو قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں آل انڈیا نیشنل کانگریس، آل انڈیا مسلم لیگ کے علاوہ آل انڈیا ہوم رول لیگ جو تھی اس کے بھی ممبر تھے. نیکسٹ کویشچن ہمارے پاس ڈیئر اسٹوڈنٹس، کویشچن کا نام ہے لیاقت علی خان نے آل انڈیا مسلم لیگ میں کب شمولیت اختیار کی تھی. آپ نے بتانا یہ ہے کہ لیاقت علی خان جو ہیں انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ میں جو ہے کب شمولیت اختیار کی تھی. تو اس کا درست جواب ہے 1923 میں. 1923 کو جو ہے 1923 میں جو ہے لیاقت علی خان جو ہیں جو پاکستان کے بعد میں پہلے وزیر اعظم بنے، انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ میں باقاعدہ طور پہ شمولیت اختیار کر لی تھی. نیکسٹ کویشچن ہمارے پاس ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس، قائد اعظم محمد علی جناح کے علاوہ اور کس شخصیت نے 14 نکات پیش کیے ہیں؟ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں اس کی سیاسی جو تحریک ہے، سیاسی جو جد و جہد ہے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے، جو انہوں نے کوششیں کی، جو جد و جہد کی، جو عملی اقدامات کیے، ان میں 14 نکات جو ہیں وہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں. لیکن عالمی سطح کے اوپر جو ہے دنیا کے اندر جو ہے ایک اور شخصیت بھی ہے جس نے 14 نکات پیش کیے ہیں. تو آپ نے بتانا یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ اور دنیا کی کون سی اہم شخصیت ہے جس نے 14 نکات پیش کیے تھے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس اس کا درست جواب ہے امریکن صدر جو ہے ووڈرو ولسن جو ہیں اس نے بھی جو ہے وہ 14 نکات پیش کیے تھے. اور ووڈرو ولسن نے جو 14 نکات پیش کیے ان کو 14 پوائنٹس آف پیس کہا جاتا ہے. بیسیکلی ان 14 جو ووڈرو ولسن نے جو 14 پوائنٹس پیش کیے تھے ان کا مقصد جو تھا دنیا کے اندر جو ہے امن قائم کرنا تھا. تو قیام امن کے لیے جو ہے یہ 14 پوائنٹس جو تھے پیش کیے گئے تھے. پہلی جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد جو ہے ووڈرو ولسن نے دنیا کو دوسری عالمگیر جنگ سے بچانے کے لیے اور UN لیگ آف نیشن کی بنیاد رکھنے کے لیے جو ہے اور عالمی تنازعات کو پرامن طریقے سے حل کرنے کے لیے جو ہے یہ اپنے 14 پوائنٹس پیش کیے تھے. لیکن قائد اعظم محمد علی جناح نے جو 14 پوائنٹ پیش کیے، جو 14 نکات پیش کیے، ان کا جو تعلق ہے وہ ہندوستان کے مسلمانوں کے حقوق اور ان کے مفادات کے تحفظ کے ساتھ ہے. تو ووڈرو ولسن جو ہے انہوں نے پوری دنیا کے اندر امن کی بات کی، جبکہ قائد اعظم جو ہے اس دور میں ہندوستان کے مسلمانوں کے حقوق اور مفادات کے تحفظ کی جنگ لڑ رہے تھے اور پھر ان کو اس میں کامیابی بھی حاصل ہوئی. نیکسٹ کویشچن ہمارے پاس ہے پہلی گول میز کانفرنس کب سے کب تک منعقد ہوئی؟ پہلی گول میز کانفرنس جو ہے کب سے کب تک منعقد ہوئی؟ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس اس کا درست جواب ہے پہلی گول میز کانفرنس نومبر 1930 میں شروع ہوئی تھی اور جنوری 1931 میں اپنے اختتام کو پہنچی. نومبر 1930 تا جنوری 1931 تک پہلی گول میز کانفرنس جو ہے وہ منعقد ہوئی تھی. نیکسٹ کویشچن ہے تحریک آزادی کے عظیم رہنما مولانا محمد علی جوہر کا انتقال کب ہوا؟ تحریک آزادی کے عظیم رہنما مولانا محمد علی جوہر کا انتقال کب ہوا؟ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے 4 جنوری 1931 کو. 4 جنوری 1931 کو جو ہے تحریک آزادی کے عظیم رہنما مولانا محمد علی جوہر جو ہیں ان کا انتقال ہوا تھا. تو جب ان کا انتقال ہوا تو اس وقت جو ہے وہ گول میز کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے برطانیہ گئے ہوئے تھے.
तो वहीं पे उनका जो है वो इंतकाल हुआ था। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन का तल्लुक भी मौलाना मोहम्मद अली जौहर के हालात ज़िंदगी के साथ है, और क्वेश्चन है कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई और उन्हें कहाँ दफन किया गया है। डियर स्टूडेंट्स, इसका दुरुस्त जवाब है कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो हैं उनकी नमाज जनाजा जो है मुफ्ती आज़म अमीन अल हुसैनी ने अदा की थी। मुफ्ती आज़म अमीन अल हुसैनी ने अदा की, और मौलाना मोहम्मद अली जौहर को जो है बैतुल मुक़द्दस में जो है वो दफन किया गया है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर को बैतुल मुक़द्दस में दफन किया गया है, और उनकी नमाज जनाजा जो है मुफ्ती आज़म अमीन अल हुसैनी ने जो है उनकी नमाज जनाजा अदा की और उन्हें बैतुल मुक़द्दस में दफन किया गया है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्लामा इकबाल ने कितनी गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका दुरुस्त जवाब है अल्लामा इकबाल ने 2 गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी। एक उन्होंने दूसरी गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी, और फिर उसके बाद उन्होंने तीसरी गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत भी की थी। लेकिन अल्लामा इकबाल जो हैं उनने पहली गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं की थी, तो दूसरी और तीसरी गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस के अंदर अल्लामा इकबाल ने शिरकत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 ऐसे मुस्लिम लीगी रहनुमाओं के नाम बताएं जिन्होंने तीनों गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी। तो डियर स्टूडेंट्स, जो पहली गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस हैं उसमें मजमूई तौर पर 16 मुस्लिम लीगी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से तल्लुक़ रखने वाले या मुसलमानों के 16 जो रहनुमा थे उन्होंने जो है वो इसमें शिरकत की थी। तो पहली गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में 16 रहनुमाओं ने शिरकत की, लेकिन ये भी याद रखिएगा कि पहली गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है अल्लामा इकबाल शरीक नहीं हुए थे। और दूसरी अहम बात यह है कि पहली गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस के अंदर कांग्रेस की तरफ से कोई शख्स शामिल नहीं हुआ था, क्योंकि कांग्रेस ने इसका बाइकाट कर रखा था। तो आपने बताना ये है कि 2 ऐसे मुस्लिम लीगी रहनुमाओं के नाम बताएं जिन्होंने तीनों गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका दुरुस्त जवाब है सर आगा खान सोम और सर ज़फ़रुल्लाह खान। ये वो 2 अहम शख्सियात हैं जिन्होंने पहली गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में, दूसरी गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में और उसके साथ फिर तीसरी गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत की। तो तीनों गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में शरीक होने वाली शख्सियात में सर आगा खान सोम और सर ज़फ़रुल्लाह खान का नाम जो है वो काबिल ज़िक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट की बुनियाद किसने रखी थी। पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट की बुनियाद जो है चौधरी रहमत अली ने रखी। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि चौधरी रहमत अली जो हैं वो अजीम शख्सियत हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम जो है वो तजवीज़ किया था। तो उन्होंने जिस अलग इस्लामी रियासत के क़याम का मुतालबा किया था, उन्हीं इलाकों के नामों के पहले हरूफ लेकर जो है उन्होंने लफ्ज़ पाकिस्तान जो था वो तख्लीक़ किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, आइए देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का मुस्तकिल सदर कब मुंतखब किया गया। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह जो हैं उन्हें मुस्तकिल तौर पे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का सदर जो है कब मुंतखब किया गया था। तो इसका दुरुस्त जवाब है 4 मार्च 1934 को। 4 मार्च 1934 को जो है क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का मुस्तकिल सदर जो है वो मुंतखब कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के मुताबिक बरतानवी हिंदुस्तान कितने सूबों पर मुश्तमिल था। डियर स्टूडेंट्स, इसमें कंपोजिंग में एक मिसिंग है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यहाँ पे आना चाहिए था 1935। तो 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसके मुताबिक हिंदुस्तान को कितने सूबों में तकसीम किया गया था। तो इसका दुरुस्त जवाब है हिंदुस्तान को उस वक्त 11 सूबों में तकसीम किया गया था। 11 सूबों के अंदर जो है हिंदुस्तान को तकसीम किया गया, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के मुताबिक जो है हिंदुस्तान में 11 सूबे कायम किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंध को बम्बे से अलग सूबे का दर्जा कब दिया गया। सूबा सिंध इस वक्त जो पाकिस्तान का हिस्सा है वो इससे पहले बम्बे का हिस्सा था। तो कब जो है सिंध को बम्बे से अलग करके एक अलग जो है वो सूबे का दर्जा दिया गया था। तो इसका दुरुस्त जवाब है 1936 को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर जो है ये फैसला कर लिया गया था कि सिंध को बम्बे से अलग करके नया सूबा बनाया जाएगा, और फिर 1936 को जो है सिंध को जो है बम्बे से अलग करके एक अलग सूबे का दर्जा दे दिया गया था। इस तरह एक कन्फर्म मुस्लिम अक्सीती सूबा जो है वो कायम हो गया था।
ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارے پاس نیکسٹ کویشچن ہے، لیاقت علی خان آل انڈیا مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل کب منتخب ہوئے؟ لیاقت علی خان کا شمار جو ہے قائد اعظم کے انتہائی قابل اعتماد اور قریبی دوستوں میں ہوتا ہے، اور قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں انہیں اپنا دست راست خیال کرتے تھے۔ تو لیاقت علی خان جو ہیں یہ 1923 میں جو ہے آل انڈیا مسلم لیگ میں شامل ہوئے تھے۔ 1923 میں آپ نے بتانا یہ ہے کہ لیاقت علی خان جو ہیں وہ آل انڈیا مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل کب منتخب ہوئے؟ تو اس کا درست جواب ہے 1936 میں۔ 1936 میں جو ہے کہ لیاقت علی خان جو ہیں وہ آل انڈیا مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل کے عہدے پر فائز ہوئے تھے۔ تو ڈیئر سبسکرائبرز، ہمارے پاس نیکسٹ کویشچن ہے، محمد علی جناح کو قائد اعظم کا خطاب کس سن میں دیا گیا؟ اصل میں تو ان کا نام جو ہے قائد اعظم کا وہ ہے محمد علی جناح، لیکن ان کا خطاب ہے قائد اعظم۔ تو کب جو ہے ان کو قائد اعظم کا خطاب دیا گیا تھا؟ تو اس کا درست جواب ہے 1938 کو، 1938 کو جو ہے محمد علی جناح کو قائد اعظم کا خطاب دیا گیا تھا۔ یاد رکھیے گا کہ محمد علی جناح کو قائد اعظم کا خطاب جو ہے وہ 1938 میں دیا گیا تھا۔ نیکسٹ کویشچن بھی اسی سے ہی ریلیونٹ ہے، محمد علی جناح کو قائد اعظم کا خطاب کس نے دیا تھا؟ کس شخصیت نے جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح کو محمد علی جناح جو ہیں ان کو قائد اعظم کا خطاب دیا تھا؟ تو آپ نے اس شخصیت کا نام بتانا ہے جنہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کو قائد اعظم کا خطاب دیا تھا۔ تو ان کا نام ہے مولانا مظہر الدین۔ مولانا مظہر الدین جو ہیں انہوں نے محمد علی جناح کو قائد اعظم کا خطاب دیا تھا۔ تو 1938 میں جو ہے انہوں نے یہ خطاب دیا تھا۔ نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس، اور ہمارا نیکسٹ کویشچن ہے، مارچ 1940 میں لاہور میں ہونے والے آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں مولانا محمد علی جوہر مرحوم کی نمائندگی کس نے کی تھی؟ ڈیئر اسٹوڈنٹ، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ مولانا محمد علی جوہر جو ہیں وہ جنوری 1931 میں جو ہے ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو جب 1940 میں جو ہے 23 مارچ 1940 کو ہندوستان کے جو مسلمان ہیں آل انڈیا مسلم لیگ کے پرچم تلے جو ہے وہ لاہور میں اکٹھے ہوئے، اور یہاں پہ انہوں نے قرارداد لاہور پیش کی تھی، جس کو بعد میں قرارداد پاکستان کا نام دے دیا گیا۔ تو اس اجلاس کے اندر جو ہے محمد علی جوہر کی نمائندگی جو ہے وہ کس شخصیت نے کی تھی؟ یہ ہمارا کویشچن ہے، اور اس کا درست جواب ہے مولانا محمد علی جوہر کی بیگم امجدی بانو بیگم نے۔ تو مولانا محمد علی جوہر ان کا تو انتقال پہلے ہو چکا تھا، لیکن ان کی عدم موجودگی میں جو ہے ان کی وفات کے بعد جو ہے ان کے مشن کو آگے لے کر چلنے کا جو کردار ہے وہ ان کی جو زوجہ محترمہ ہیں امجدی بانو بیگم نے جو ہے وہ سر انجام دی، اور انہوں نے جو ہے یہ جو 23 مارچ 1940 کا جو اجلاس ہے اس میں شرکت کی تھی، اور انہوں نے مولانا محمد علی جوہر کی نمائندگی کی۔ میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو 23 مارچ 1940 کو جو ہے ہندوستان کے مسلمانوں نے ایک الگ اسلامی ریاست کے قیام کا مطالبہ کیا تھا یا قرارداد منظور کی تھی، تو اس میں جو ہے اس کو قرارداد لاہور کا نام دیا گیا تھا۔ بیسیکلی یہ قرارداد لاہور تھی، تو بعد میں جو ہے اس کو قرارداد پاکستان کا نام دیا گیا۔ اب اس سیشن کے اندر جو 3 دن کا سیشن تھا، 22، 23 اور 24 مارچ 1940 کو۔ تو ان تین دنوں کے دوران جو ہے بہت سارے جو مسلم لیگی کارکن تھے، مسلم لیگی رہنما تھے، جو پورے ہندوستان سے یہاں پہ آئے ہوئے تھے، انہوں نے تقاریر کی اور مطالبات کیے، لیکن لفظ پاکستان جو ہے وہ کہیں بھی استعمال نہیں ہوا تھا۔ تو کہا جاتا ہے کہ مولانا محمد علی جوہر کی بیگم جو ہیں امجدی بانو بیگم جو ہیں، جب وہ تقریر کر رہی تھیں تو انہوں نے جو ہے وہ جس طرح مولانا محمد علی جوہر جو ہیں بڑے جوش ولولے کے ساتھ جو ہے وہ تقریر کرتے تھے، بڑے اچھے مقرر تھے، تو انہوں نے بھی جو ہے جب تقریر کی اور اس تقریر کے اندر جو ہے انہوں نے پاکستان کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا تھا۔ اس کے علاوہ جو ہے کہا جاتا ہے کسی بھی شخصیت نے جو ہے لفظ پاکستان استعمال نہیں کیا تھا، لیکن بعض کا یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ تو یہ بات جو ہے یہ اتنی پراثر تھی کہ بعد میں وہ قرارداد لاہور جو ہے وہ حقیقت میں قرارداد پاکستان ہی ثابت ہوئی۔ نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس، آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس منعقدہ 1940 لاہور میں کس شخصیت نے 2 بار تقریر کی تھی؟ عام طور پہ تمام سیاسی جو اراکین تھے انہوں نے ایک بار جو ہے خطاب کیا، لیکن ایک شخصیت ایسی ہیں جنہوں نے اس سیشن کے اندر جو ہے 2 بار تقریر کی تھی۔ آپ نے اس شخصیت کا نام بتانا ہے جنہوں نے 2 بار جو ہے
तकरीर की थी। नेक्स्ट इसका जवाब है नवाब बहादुर यार जंग। नवाब बहादुर यार जंग जो हैं ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने लाहौर करारदाद लाहौर की मंजूरी के मौके के ऊपर जो है जो 3 दिन का सेशन था उसके अंदर जो है उन्होंने 2 दफ़ा जो है वो तकरीर की थी, 2 दफ़ा उन्होंने ख़िताब किया था जलसे के अंदर जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सालाना इजलास मुनक़दा 1940 से लाहौर के जलसे की इस्तकबालिया कमेटी के चेयरमैन कौन थे? तो ये जलसा था, 3 दिन का ये जलसा था, पूरे हिंदुस्तान से सियासी रहनुमा जो थे यहाँ पे इकट्ठे हो रहे थे और उनके इस्तकबाल के लिए जो इस्तकबालिया कमेटी कैम की गई थी उसके चेयरमैन का नाम आपने बताना है। तो डियर स्टूडेंट्स, उस कमेटी के चेयरमैन का नाम है सर शाह नवाज़ ख़ान ममदूद। सर शाह नवाज़ ख़ान ममदूद जो हैं वो इस्तकबालिया कमेटी के चेयरमैन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, करारदाद पाकिस्तान का उर्दू तर्जमा किस शख्सियत ने किया? करारदाद पाकिस्तान का उर्दू तर्जमा किस शख्सियत ने किया है? तो उसका दुरुस्त जवाब है मौलाना ज़फ़र अली ख़ान। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान जो हैं उन्होंने करारदाद लाहौर का जो है या करारदाद पाकिस्तान का जो है उर्दू ज़ुबान में तर्जमा किया था। जी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस वीडियो का इख्तिताम होता है। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज़ वड़ैच। डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो के बारे में जो है अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा और इस वीडियो के बारे में जो है इस आप सेशन पूरा देख रखे हैं। ये हमने 1857 से शुरू किया था, अब हम 1940 तक पहुंच चुके हैं और जो नेक्स्ट वीडियो हमारी है उसमें 1940 से लेकर ऑनवर्ड जितने भी वाक़यात होंगे उनके ऊपर बात होगी। तो आप इसके बारे में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि ये जो वीडियोस हैं इससे आपको पाकिस्तान मूवमेंट जो है या मुत्तहिदा हिंदुस्तान की जो तारीख़ है उसको समझने में किस हद तक जो है मदद मिल रही है, या इस वीडियो को और अगर बेहतर करना चाहें तो उसके लिए आपका जो है कीमती मशवरा जो है हमारे लिए ज़रूर रहनुमाई जो है फराहम करेगा। डियर स्टूडेंट्स, इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और अपने अलावा जो है आपसे वाबस्ता जितने भी लोग हैं उन सब का जो है वो ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।